Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel in Learning English Language with Sana. We will start with History of English Language. Chapter number 1 is Introduction to Language. So we will start with what is language? Language is a method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. Language is a method of expression of communication. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग दैट लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक तरीकाकार है जिसमें स्पोकन या रिटन तरीके से अपनी थॉट्स को और अपने एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इन दिस लेक्चर विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग डेफिनेशन इट इज़ डिस्कस्ड दैट लैंग्वेज इन वेरियस वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहे हैं कि मेरियम वेबस्टर की एक डेफिनेशन को कोड किया गया है कि द वर्ड्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, देयर मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम यूज्ड एंड अंडरस्टूड बाय अ कम्युनिटी. कि एक प्रॉपर कम्युनिटी में जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनको बनाने का एक तरीकाकार वो एक कम्युनिटी में अंडरस्टैंड किया जाता है और उन वर्ड्स के थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं, देन कन्वर्सेशन बिल्ट होती है जिसके थ्रू उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि आ सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ और फीलिंग्स बाय द यूज़ ऑफ कन्वेंशनलाइज्ड साइंस, साउंड, जेस्चर्स और मार्क्स, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ और फीलिंग्स हैं, यानी कि अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर साइंस के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, जेस्चर्स यानी कि इशारों के थ्रू और मार्क्स यानी कि साइंस या सिंबल्स के थ्रू उन लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिंबल्स सच एज कैलकुलस एंड लॉजिक इंक्लूडिंग रूल्स फॉर द फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन. अब ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज में एक फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल प्रॉपर सिस्टम होता है साइंस और सिंबल्स का, ठीक है, जिसके जरिए जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको, उनकी फॉर्मेशन होती है, उनको बनाया जाता है और उनके एक्सप्रेशन को कम्युनिकेट करने के लिए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है. उनका जो साइंस और सिंबल्स हैं बेसिकली उनको इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ मैनर ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली स्टाइल द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर्स लैंग्वेज. अब ये कहते हैं कि जैसे वर्बल एक्सप्रेशन का एक फॉर्मल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए एक प्रॉपर स्टाइल के थ्रू अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट किया जाता है. इसमें एग्जांपल दे रहे हैं द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर्स लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि शेक्सपियर की लैंग्वेज की खूबसूरती को अगर हम बयान करें तो उसमें हम देखेंगे कि उसका एक प्रॉपर स्टाइल है. नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं कि द वोकैबुलरी फिजियोलॉजी बिलोंग टू एन आर्ट ऑफ डिपार्टमेंट नॉलेज. अब सिमिलरली लैंग्वेज में वोकैबुलरी भी आ जाती है और फिजियोलॉजी यानी कि वोकैबुलरी के थ्रू जो फ्रेजेस बनती हैं छोटी छोटी, उसको हम उसके बनाने को, उसकी फॉर्मेशन को फिजियोलॉजी कहते हैं. तो उनके वो भी एक पूरे डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज से बिलोंग करती हैं. फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड मेडिकल लैंग्वेज. नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वर्ड्स स्पेशली इन अ लॉ और रेगुलेशन. एग्जांपल गिवन द पुलिस वर डिलिजेंट इन एनफोर्सिंग द लैंग्वेज ऑफ लॉ. ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट का एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे कि लॉ और रेगुलेशन के एक अपने स्पेसिफिक वर्ड्स हैं. मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसके अपने स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, वो एक अलग इनकी लैंग्वेज आ जाती है जिसको प्रोफेशनल लैंग्वेज कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास हैं फीचर्स ऑफ लैंग्वेज. देयर आर सर्टन फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो एनिमल लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट है और इसके कुछ फीचर्स हैं जो उसे उस एनिमल लैंग्वेज से मुख्तलिफ करते हैं. वो कौन से हैं? Number 1 is displacement. It is the ability to talk about times, place and people other than the here and now, to say things which we kept to false. अभी कहने डिस्प्लेसमेंट है कि हम स्पेसिफिकली टाइम, प्लेस एंड पीपल के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. हम ये नहीं कहते कि हेयर एंड देयर और हेयर एंड नाउ, यहाँ वहाँ या अब या उस वक्त. इसके बजाय हम प्रॉपर टाइम, प्लेस और पीपल के नाम लेके बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि अनप्लान्ड, यानी कि देर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग. यानी लिंग्विस्टिक फॉर्म और मीनिंग के दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, बल्कि और वो बिल्कुल प्लान्ड नहीं होती. कोई आर्बिट्रेरीनेस होती है उनके अंदर, वो अनप्लान्ड होती है. मतलब कहीं भी कोई भी वर्ड न्यू आ जाएगा, वो लैंग्वेज में ऐड हो जाएगा, किसी वर्ड के कंटेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो जाएंगे, तो उसके अंदर आर्बिट्रेरीनेस यानी कि कंटिन्यूसली चेंजिंग होती रहती है.
अब नेक्स्ट थर्ड फीचर है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। देयर इज एबिलिटी टू कंटिन्यूली क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन एंड नॉवल अटरेंसेस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें लैंग्वेज के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसमें नए वर्ड्स और एक्सप्रेशंस या नॉवल अटरेंसेस आती रहती हैं। क्रिएटिविटी और ओपन एंडेडनेस मीन्स दैट द पोटेंशियल नंबर ऑफ अटरेंसेस इन एनी ह्यूमन लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। और ये बिल्कुल इनफाइनाइट है, गैर महदूद है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज इतनी बन गई है इसके अंदर और न्यू वर्ड्स या फ्रेजेस या टेंसेस नहीं आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो न्यू वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, इवन न्यू सेंटेंसेस ऐड होते रहते हैं। नंबर 4 फीचर है हमारे पास कल्चर ट्रांसमिशन। वी may inherit brown eyes and dark hair but we do not inherit in language, we acquire a language in a culture। obviously हम अपना आई कलर और डार्क हेयर्स तो वो पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होती, लैंग्वेज इन्वायरमेंट से, कल्चर से आती है। नंबर 5 फीचर है डुअलिटी। ह्यूमन लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज एट 2 लेवल्स और लेयर्स साइमल्टेनियसली। ह्यूमन लैंग्वेज को 2 लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट है फिजिकल लेवल एट विच वी प्रोड्यूस इंडिविजुअल साउंड्स लाइक न, एन, न, बी, ब एंड आई, ई। बट बियॉन्ड दिस वी कैन ऑर्गेनाइज अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। तो एक तो लेवल है जिसके ऊपर फिजिकल लेवल, जिसके ऊपर साउंड्स हम बना प्रोड्यूस करते हैं। एक है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, जिसके में हमारी साइकोलॉजिकल बेस के ऊपर हम वर्ड्स और अटेंसेस को अपने माइंड को इन्वॉल्व करके हम प्रोड्यूस करते हैं। टॉपिक 3 हमारे पास एलिमेंट्स दैट मेक अ लैंग्वेज। कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल के एक लैंग्वेज बनती है। जिस तरह एक रेसिपी से मिल के एक डिश बनती है, इस तरह एक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज जिससे मिल के लैंग्वेज बनती है। वो कौन से हैं? द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज इज़ इट्स वर्ड्स। ऑब्वियसली वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज का बेसिक एलिमेंट है। द रादर फ्लूइड रूल्स गवर्निंग द यूजेस ऑफ द वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड इट्स ग्रामर। अब ग्रामर क्या है कि ग्रामर वो रूल्स हैं जिनके थ्रू वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिनकी बेस पे हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं कि ये एज अ नाउन यूज़ होगा, एज अ वर्ब यूज़ होगा, सेंटेंस में कहाँ प्लेस होगा, तो उन रूल्स को ग्रामर कहा जाता है। फर्स्टली मीनिंग्स एक्सक्राइब टू वर्ड चेंज कॉन्स्टेंटली। और वर्ड्स की जो मीनिंग है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, कंटेक्सचुअल मीनिंग में जाकर वो तब्दील हो जाते हैं। सेकेंडली ग्रामर इज़ नो लॉन्गर थॉट ऑफ सिंपली एज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग स्ट्रक्चर। लैंग्वेज जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, बल्कि ग्रामर इज सीन एज वे टू डिस्क्राइब व्हाट कैन बी ऑब्जर्व्ड as recurring language patterns and the way they use those patterns function in different culture and subculture। अब यानी कि ग्रामर सिर्फ सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है, बल्कि ये कुछ हमारी जो रिकरिंग लैंग्वेज है उसको भी डिस्क्राइब करता है कि वो पैटर्न्स में किस तरीके से फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि वर्ड्स क्या होते हैं। जनरली अ वर्ड डज नॉट लुक साउंड और फील लाइक द थिंग इट डिनोट्स, बट एज द वर्ड्स मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर। अब ये कह रहे हैं कि वर्ड जो है वो सिर्फ एक साउंड नहीं है कि हम कहेंगे ये सिर्फ एक साउंड या फील को डिनोट करती है, बल्कि वर्ड एक क्या कहते हैं कि कॉमन नॉलेज होता है बिटवीन अ सेंडर यानी कि बोलने वाले, भेजने वाले, रिसीवर यानी कि रिसीव करने वाले के दरमियान। एक प्रॉपर नॉलेज को हम वर्ड कहते हैं। वेन एवर अ वर्ड इज यूज इट रिप्रेजेंट द थिंग्स दैट इज नोन टू रिप्रेजेंट। अब ये कह रहे हैं कि जब भी वर्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो वर्ड उसके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा जो उस वर्ड को समझता होगा। नेक्स्ट थिंग की बात कर रहे हैं ग्रामर की। डिस्पाइट द इनवैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज, वर्ड्स स्टिल रिक्वायर सम फर्दर हेल्प टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली। ऑब्वियसली ग्रामर जो है वो मतलब कि लैंग्वेज को सिर्फ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वर्ड्स को कुछ रूल की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो यूज़ होते हैं, और उन्हीं रूल्स को ग्रामर कहा जाता है और वही इंपॉर्टेंट है। दैट अभी करेंगे दैट हेल्प कम इन फॉर्म ऑफ ग्रामर। ग्रामर इन्फ्लुएंसेस द ऑर्डर इन विच वर्ड्स अपीयर एंड ऑल्सो डिक्टेट स्मॉल बट इंपॉर्टेंट चेंजेस। ऑब्वियसली हमने कहा कि ग्रामर जो सेट ऑफ रूल्स है जो वर्ड्स को गवर्न करता है, उनके ऊपर एक उनको बताता है, ऑर्डर चलाता है कि आपने इस तरीके से जाके इस्तेमाल होता है, और उसमें उसको डिक्टेट करता है, ऑर्डर देता है, बताता है। इसके अलावा उसमें चेंजेस भी लेके आता है इन देयर फॉर्म विच एड वाइटल, टेम्पोरल और रिलेशन इन्फॉर्मेशनल। यानी कि ग्रामर जो है वो सेट ऑफ रूल्स है जो वर्ड्स को बताता है कि आपने किस जगह इस्तेमाल होना है और आपका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसमें सिंपल इतनी सी बात है। नेक्स्ट है स्पीच एंड राइटिंग। द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर अलाउज द क्रिएशन ऑफ properly organized groups of words which together with the context can provide very useful information to the receiver। यानी कि स्पीच और राइटिंग है क्या? स्पीच और राइटिंग जो है वो वर्ड्स के बारे में नॉलेज है
कि वर्ड्स और ग्रामर्स जो हैं वो किस तरीके से मिल के आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक प्रॉपर कंटेक्स्ट बनाते हैं, यानी कि प्रॉपर आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर कन्वर्सेशन या प्रॉपर पैराग्राफ बनाते हैं जो कि हमें बहुत, जो रिसीवर को बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। तो ये थे फीचर्स उसके लैंग्वेज के, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं, ग्रामर है, स्पीच और राइटिंग है। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं टॉपिक 4 में, बर्थ एंड लाइफ ऑफ अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कैसे वजूद में आई। अब द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इन द ह्यूमन स्पीशीज हैज़ बीन द टॉपिक ऑफ स्कॉलरली डिस्कशन फॉर सेवरल सेंचुरीज से इसके ऊपर बात होती जा रही है कि लैंग्वेज कैसे पैदा हुई। देयर इज़ नो कंसेंसस ऑन द ओरिजिन और एज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कि इसके ऊपर अभी तक कोई कंसेंसस यानी कि कोई रजामंदी नहीं है कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बनी। लैंग्वेज यानी कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। लैंग्वेजेस आर थॉरली ऑर्गेनिक एंटिटीज़, यानी कि थॉरली नेचुरल है। ईच वन इज़ कम्प्लेक्स एंड वर्सटाइल, हर लैंग्वेज अपनी जगह पे कम्प्लेक्स है, वर्सटाइल है, उसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दोज हु यूज़ इट, तो जो भी लैंग्वेज को यूज़ करता है वो कॉन्स्टेंटली उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस आती जाती हैं, शिफ्टिंग आती जाती है। When social, political और environmental changes occur, they create a gap in a language. Obviously जब भी किसी मुल्क में, किसी इलाके में, किसी एरिया में सोशल, पॉलिटिकल या एनवायरमेंटल चेंजेस आ, यानी कि उनकी सोसाइटी में, उनकी सियासत में या उनके माहौल में जो चेंजेस आती जाती है ना, तो वो लैंग्वेज गैप वहाँ पे आता जाता है। एंड अलो इट्स इंडिविजुअल स्पीकर्स टू क्रिएट क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू जनरेट अ सोल्यूशन। तो लैंग्वेज गैप का मतलब है कि लैंग्वेज चेंज होता रहता है, जो उसके स्पीकर्स को ये अलाउ करता है कि इसमें आप नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का क्रिएट आती जाती हैं टू जनरेट अ सोल्यूशन। तो जो लैंग्वेज गैप की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए नए वर्ड्स आ जाते हैं, नए वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सक्सेसफुल चेंजेस टू द लैंग्वेज आर सेपरेट क्विकली एंड ऑफन इंट्यूटिवली। अब ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज में जो चेंजेस हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली एक्सेप्ट की जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से चेंजेस आती जाती है। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज बर्थ इज़ इन इनफैक्ट अ मिसनोमर ऑफ सम सॉर्ट। अब ये कहना है कि लैंग्वेज बर्थ एक गलत टर्म है, यानी कि लैंग्वेज पैदा नहीं होती, ये एक बहुत गलत टर्म है कि लैंग्वेज पैदा होती है। द टर्म्स रिफर्स टू द स्टेज नॉट अ पॉइंट इन टाइम इन अ डाइवर्जेंस प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ वैरायटी इज एक्नॉलेज्ड। अब ये कह रहे हैं कि ये टर्म रेफर करती है टू अ स्टेज, यानी कि एक प्रॉपर स्टेज से गुजरती है वो लैंग्वेज, जिससे जाके जाके वो डाइवर्ज होती है, उनको उसके अंदर चेंजेस आते जाती हैं और उसमें एक नई वैरायटी बनती जाती है जिसको बाद में जाके सोसाइटी एक्नॉलेज कर लेती है। पोस्ट फैक्टो स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एंसेस्टर, यानी कि न्यू आने वाली जो लैंग्वेज है ना, वो अपने एंसेस्टर यानी कि पुरानी लैंग्वेज से डिफरेंट होगी, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, no particular point in time can be associated with the emergence of creoles and separate vernaculars different from the colonial European languages from which they evolved. अब ये कह रहा है, अगर ये एग्जांपल दे रहा है कि नो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, कि कोई ख़ास वक्त नहीं है जिसको हम एसोसिएट कर सके कि क्रियोल कब इमर्जेंस होती है। अब क्रियोल जो वो लैंग्वेज होती है ना, कि जो एक दो सोसाइटीज़ होती हैं जो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझती, वो दोनों मिल के एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं जो दोनों की समझ में आती है, उसको क्रियोल कहा जाता है। ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि अब हम ये कहें कि यार कि क्रियोल कब पैदा हुआ था, तो इसका ये टाइम था, तो उसका कोई ख़ास टाइम नहीं होता, बल्कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ पैदा होती रहती है। अब एग्जांपल दी है जैसे ना कि डिफरेंट फ्रॉम द कॉलोनियल यूरोपियन लैंग्वेजेज, जो पुरानी यूरोपियन कॉलोनियल यूरोपियन लैंग्वेजेस थी, जैसे उनकी एग्जांपल उन्होंने दी कि वो कैसे वजूद में है, तो वो इन्हीं क्रियोल्स के थ्रू वजूद में आई। फ्रॉम विच दे इवॉल्व, लैंग्वेज बर्थ कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि फ़लान टाइम पे इतने टाइम पे ये लैंग्वेज जो है वो वजूद में, बल्कि लैंग्वेज एक टाइम में नहीं, बल्कि इसको बनने में, चेंज होने में सालों लग जाते हैं। अब ये कह रहा है कि द रिकग्निशन ऑफ separateness is made possibly by a cumulative assertion of divergence features relative to an ancestral language। अब ये कह रहा है कि हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसकी सेपरेटनेस को हम कैसे बता सकते हैं, वो कैसे मुमकिन है कि हम उसकी सेपरेटनेस को बताएं कि वो इनसे कैसे अलहदा है। बाय अ क्यूमुलेटिव असर्शन ऑफ डाइवर्जेंस फीचर रिलेटिव टू एन एंसेस्टर लैंग्वेज, तो हम ये देखेंगे कि ये अपनी एंसेस्टर लैंग्वेज यानी कि अपनी जो ओरिजिनल या पुरानी लैंग्वेज उससे कितनी मुख्तलिफ है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर linguists considered। So now we will start with the topic 5, growth and death of language। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि अगेन इसमें वही बात की गई जो ऊपर वाले पैराग्राफ यानी कि बर्थ ऑफ लाइफ में की गई थी, कि लैंग्वेजेस और
आर थॉरली ऑर्गेनिक एंटिटीज़, यानी कि लैंग्वेज जो है वो ऑर्गेनिक एंटिटीज़ हैं। ईच वन इज़ कम्प्लेक्स एंड वर्सटाइल, हर लैंग्वेज जो वो कम्प्लेक्स है, वर्सटाइल है, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दोज हु यूज इट, कि जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहती हैं। व्हेन सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंटल चेंजेस अकर दे क्रिएट अ गैप इन अ लैंग्वेज। ऑब्वियसली जब हमारी सोसाइटी चेंज होती है, पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो लैंग्वेजेस में भी चेंज गैप आ जाता है, यानी कि उसके दरमियान चेंज आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स लैंग्वेज में पैदा हो जाते हैं। एंड इट्स इंडिविजुअल स्पीकर्स यूज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू जनरेट अ सोल्यूशन, और इसके जो स्पीकर्स होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनके अंदर स्किल्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए इस लैंग्वेज गैप को दूर कर लेते हैं, न्यू वर्ड्स ले आते हैं, जिससे वो लैंग्वेज गैप चेंज हो जाता ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट ये बात करें कि सक्सेसफुल चेंजेस टू द लैंग्वेज आर स्प्रेड क्विकली एंड ऑफन इंट्यूटिवली, यानी कि ऑब्वियसली जो सक्सेसफुल चेंजेस होते हैं उनको लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे लैंग्वेज में जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट ये बात करें जो कि है ग्रोथ एंड डेथ ऑफ अ लैंग्वेज के बारे में, कि लैंग्वेजेस सम टाइम डाई आउट, के बाद औक़ात लैंग्वेजेस बिल्कुल डाई आउट हो जाती हैं, नक्शे से ही गायब हो जाती हैं, यूजली बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। वो ऐसा क्यों होता है कि उनका मुकाबला चल रहा होता है दूसरी लैंग्वेज के साथ, जैसे कि आप उर्दू और इंग्लिश की एग्जांपल ले लें, अब उर्दू और इंग्लिश का एक मुकाबला चल रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है, काफ़ी डिकेड्स से चल रहा है। अब इंग्लिश ज़्यादा इन होती जा रही है, उर्दू कम होती जा रही है, तो व्हेन अ लैंग्वेज ऑफिशियली बिकम्स एक्सटेंट इज सम टाइम डिफिकल्ट टू डिटरमिन। बाज़ कहते हैं जब लैंग्वेज ऑफिशियली यानी कि एक ऑफिशियल फॉर्मल तरीके से ख़त्म हो जाती है तो उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल मैनी हिस्टोरिक histories of English state that Cornish died out in 1777। अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बहुत एक हिस्ट्रीज़ हैं इंग्लिश स्टेट्स की, जिसमें कॉर्निश एक स्टेट थी, अब उसकी जो लैंग्वेज थी वो 1777 में वो डाई आउट हो गई, ठीक है। व्हेन द लास्ट नेटिव स्पीकर, वो इस किस तरह डाइड हो कि उसका लास्ट जो नेटिव स्पीकर था वो जब वो उसकी डेथ हुई तो उसके साथ लैंग्वेज भी ख़त्म हो गई। अब आगे चल के ये बात करें कि बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हाउ एवर अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीकर्स कंटिन्यू टू यूज़ एंड राइट इन द लैंग्वेज के, बहुत कुछ जो बहुत थोड़े से लोग बच गए थे जो इस लैंग्वेज में जिन्होंने लिखना पढ़ना जो है वो नहीं छोड़ा। और फिर कहते हैं कि बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी रिवाइवल वाज इन प्रोसेस। तो यानी कि पहले उन्होंने ये बात की कि जो इंग्लिश स्टेट की लैंग्वेज थी कॉर्निश, वो 1777 में डाई आउट होगी जब उसका नेटिव स्पीकर मर गया, लेकिन आगे चल के बात करें कि वो लैंग्वेज राइटिंग में कम्प्लीटली डाई आउट नहीं हुई, राइटिंग में वो लैंग्वेज कुछ ना कुछ उसका सर्वाइवल होता रहा। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी रिवाइवल, उसका एक प्रोसेस उसके रिवाइवल का स्टार्ट हुआ। द रिवाइवल गैदर्ड पेस इन द 20th सेंचुरी, और रिवाइवल जो है ये 20th सेंचुरी में जाके मज़ीद इनकरेज हुआ, इसमें मज़ीद फ्लुएंसी आई। एंड अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग, यानी कि कल्चरल एथनोलॉग इज़ अ कल्चरल स्टडीज़, तो इनके कल्चरल स्टडीज़ के मुताबिक अ नंबर ऑफ पीपल नाउ यूज़ इट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। अब वही लैंग्वेज जो 1777 में डाई आउट हो रही थी, उसके वो राइटिंग में जब जिंदा रही कुछ किसी हद तक, तो वो 19th सेंचुरी में तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 20th सेंचुरी में उसके प्रोसेस में ज़्यादा फ्लुएंसी आई, तो अब जो है वो उसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है इन 20th सेंचुरी में। फिर आगे चल के ये बात करें कि सम 1000 यूज़ इट एज एवरीडे लैंग्वेज एंड 2000 स्पीकर स्पीक इट फ्लुएंटली। अ लैंग्वेज कैन ऑल्सो बिकम डेड इन अदर। अब लैंग्वेज की डेथ का एक और तरीका भी है। नो बडी स्पीक क्लासिकल लेटिन टुडे एज स्पोकन बाय जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर ऑब्वियसली आपको पता है कि ड्रामे का एक किरदार है इंग्लिश ड्रामे का, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस है। तो वो जो है जूलियस सीजर वो क्लासिकल लैटिन बोलता था। और अब एक और एग्जाम्पल और क्लासिकल ग्रीक है स्पोकन बाय पेरिसलेस, और पेरिसलेस जैसे कि क्लासिकल ग्रीक बोलता था। और इसी तरह ओल्ड आइसलैंडिक स्पोकन बाय द हीरोज़ ऑफ द नॉर्स सैगस। इसी तरह नॉर्स सैगस के जो हीरोज़ थे वो ओल्ड आइसलैंडिक लैंग्वेज बोलते थे, जो लैंग्वेजेस आज एग्जिस्ट नहीं करती, ये लैंग्वेजेस डेड है, क्लासिकल लैटिन, क्लासिकल ग्रीक एंड आइसलैंडिक। तो बट लेकिन ऑल दो डेड, अगरचे कि ये डेड हो चुकी हैं, आज इनको कोई बोलता नहीं है, बट दे हैव नॉट डाइड, लेकिन ये कंप्लीट तौर पे मरी नहीं है, दे हैव चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स। वो उन लैंग्वेजेस की जो बेस थी ना वो जिंदा, और वो चेंज हो के बेस से कुछ और लैंग्वेज बन गई है। ऑल दो उस वक्त जो यूज़ हो रही थी क्लासिकल ग्रीक या लैटिन, वो वाली डेड हो चुकी है, लेकिन उसमें चेंजेस आगे एक नई लैंग्वेज बन चुकी है। ओवरऑल लैंग्वेजेस टेक बर्थ
ओवरऑल क्या है कि लैंग्वेजेस उनकी वो पैदा भी होती हैं, जनरेट भी होती हैं, वो लिव भी करती हैं, ग्रो भी करती हैं और डाई एंड समटाइम्स आर रीबॉर्न। तो लैंग्वेजेस डेड भी हो जाती हैं, रीबॉर्न भी हो जाती हैं, तो लैंग्वेजेस ज़िंदा रहती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेजेस प्रॉपर तौर पर उनकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम चैप्टर 1। I hope you have understood what I have talked to you. अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपको वे ऑफ टीचिंग में आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आप लोगों को किसी और तरीके से कन्वे करना चाहिए, तो काइंडली मुझे लाजमी कमेंट करें। और बहुत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैंने आपके 501, 502, 101 बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने कवर करने हैं। आप लोगों के असाइनमेंट्स भी मैंने सॉल्व करनी है, क्विज़ेज़ भी, तो वो मैं इस चैनल पर वक्तन फ़क्तन साथ साथ में उसको अपलोड करती रहूँगी। तो काइंडली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और काइंडली कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो